नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक में, सोशल साइंस की बुक में हम करने वाले हैं आज हिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है मुगल। 16वीं से 17वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बिल्कुल नई बुक है, 2023-24 की है। ठीक है, अगर आप सीटेट या एचटेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम एक एक पॉइंट को करने वाले हैं और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को बस लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको लास्ट तक मिल जाएंगे। कम से कम अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। ठीक है, बस वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 4। ठीक है, क्लास 7 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों की एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग महत्वपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने शासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सकें। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्रता दिवस पर जो ध्वजारोहण कहाँ पर करते हैं, तो ये आपके करते हैं लाल किले से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे लाल किला का ये चित्र है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर घूमने भी गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बिल्कुल नई ये बुक से करवाया जा रहा है, 2023-24 नए न्यू एडिशन है। ठीक है, अब यहाँ पर मुगल कौन थे, मुगल कौन थे, इसको ध्यान से आप देखेंगे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान। ठीक है, ध्यान रखना, माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अब पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी। ये भी आप नोट कर लेना कि तैमूर की मृत्यु कब हुई थी, सब यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इसके वंशज थे, यानी कि माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान और पिता की ओर से क्या है, तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, परंतु यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो मुगल अपने को जो मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो चंगेज खान था, इससे जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों जैसे उज्बेकों से भी संबंधित थी और दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब आगे देखिए उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र भी बनवाया था। आगे हम देखते हैं कि मुगल सैन्य अभियान को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मुगलों का सैन्य अभियान किस प्रकार से होता था। प्रथम मुगल शासक जो था बाबर था। ठीक है, अब इन्होंने 1526 ईस्वी में क्या था कि इब्राहिम लोदी से इन्होंने युद्ध किया था पानीपत के मैदान में, और इन्होंने क्या किया था कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अब जो बाबर था 1526 से 1530 तक इन्होंने शासन किया था। जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। ठीक है, यानी कि प्रथम जो मुगल शासक बाबर थे, इन्होंने सबसे पहले 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। किसकी, बाबर की। मंगोलों की दूसरी जो शाखा थी, उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी।
अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने क्या किया था, 1504 में किसने, बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का जो पहली बार इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, बाबर ने इनका पानीपत के लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया, यानी कि गोलाबारी का जो प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया था। ठीक है, ये मैप को देखेंगे, यहाँ पर मैप में दिया है, ये अकबर का शासन था। ठीक है, कि अकबर का कहाँ कहाँ शासन तक कहाँ फैला हुआ था। ठीक है, अब ये देखिए उत्तराधिकार की मुगल परंपरा, यानी उत्तराधिकार के लिए मुगलों की क्या परंपराएं थी। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायात की मुगल और तोमर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। यानी कि उनके किसी भी शासक के अगर पुत्र होते थे तो वो पूरे साम्राज्य को आपस में बांट लेते थे। ठीक है, आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा नियम सही या तरीका है। ठीक है, ज्येष्ठाधिकार या सहदायात। ठीक है, अब आगे देखिए मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध क्या थे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया था। अब देखिए यहाँ पर दिया है राजपूतों के साथ मुगलों की जो शादियाँ थी। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, यानी वह अंबर यानी कि वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। यानी कि जो मुगल होते थे अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए इन्होंने बहुत से राजपूतों की कन्याओं से शादी भी किया था। चलिए आगे देखिए, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। यानी कि पेपर में देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि वह कौन से लोग थे जिन्होंने क्या है मुगलों की सत्ता को लंबे टाइम तक क्या है स्वीकार नहीं किया। तो ये मेवाड़ के सिसोदिया थे। ठीक है, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर यानी कि वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। ठीक है, क्योंकि सभी शासक एक प्रकार से नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। यानी कि मुगलों की सेना में जो आने वाले नौकरशाह होते थे उनको क्या है मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर मनसबदार का अर्थ भी क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। मनसबदार शब्द का जो प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे कि यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी की व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन भी मिलता था। मनसबदार अपना जो वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं। अब देखिए मनसबदार को क्या है एक ज़मीन मिलती थी जिन्हें हम जागीर कहते हैं, वेतन के रूप में उनको जागीर मिलते थे। ठीक है, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी।
परंतु मनसबदार मुक्तियों के से भिन्न थे, अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर क्या है, उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी क्या जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि जात का मतलब क्या था, जात की श्रेणियाँ, यानी कि 5,000 जात वाले अभिजातों को 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा माना जाता था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी, 79 हो गई थी। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया। आपको पूछा जा सकता था कि यहाँ पर अकबर के शासनकाल में कितने मनसबदार थे, ठीक है। और जो आपको क्या अब औरंगजेब के टाइम में 79 हो गए थे, ठीक है। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ये भी देखो, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, देखिए अकबर के राजस्व मंत्री जो थे टोडरमल, 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, जब्त कहा जाता है। आप देखिए, जब्त किसे कहते हैं, राजस्व यानी कर प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहते हैं, ठीक है ना, कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के विभिन्न खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर ये ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे हैं जहाँ जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार को दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्या है भ्रष्टाचार, यानी कि भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए पहले वाले में, और दूसरे में क्या है, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल, देखिए ये भी बहुत पूछा जाता है, को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा, ठीक है। और पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान, देखिए यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें, ये आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अकबरनामा यह शीर्षक था और इसकी पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान था और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण था और तीसरी जिल्द में जिसका नाम था आईने अकबरी, ठीक है। देखो ध्यान रखना कि पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान था, दूसरी शासक के अकबर के शासनकाल की घटना के बारे में, और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है, ठीक है।
और ये क्या है, आईने अकबरी अकबरनामा का एक भाग है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें मध्यकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। अब यहाँ पर देखेंगे आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है, ठीक है। अब यहाँ चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। अब मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया, उसे नूरजहां का खिताब मिला, ठीक है। यानी नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा था, ठीक है। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। अगर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में किस प्रकार के सिक्के को जारी किया, तो ये चांदी के सिक्के थे, जिनसे एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण किए और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। देखिए जो उन्होंने सिक्के बनवाया था, उन्होंने एक तरफ तो उन्होंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, स्वयं के खिताब, अपने खिताब उत्कीर्ण करवाया और दूसरी ओर उन्होंने लिखाया कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था, ठीक है। यानी अपना नाम लिखवाया था। और बाई ओर दिया गया है दस्तावेज, नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश, ठीक है। अब पादशाह का मतलब समझ जाइए क्या क्या होता है, ठीक है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया है सुलह ए कुल। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, ठीक है। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति यानी सुलह एक कुल के सिद्धांत का भी पालन किया। अब यहाँ पर देखेंगे आगे क्या कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्री ने इसे ऐसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसे प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर क्या है, विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के क्या है अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था, ठीक है। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे, ठीक है। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे, ठीक है।
आगे देखिए, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया था, एनसीईआरटी बुक क्लास 7 की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी प्रकार के एनसीईआरटी बुक को देखने के लिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ या नोट्स चाहिए या कुछ भी मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा।